हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजश्री, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। इससे पहले हम देख चुके हैं कि संगम काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार संगम काल में प्रशासन चलाया जाता था। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है संगम युगीन आर्थिक जीवन। इससे पहले भी हम मौर्योत्तर काल या सिंधु घाटी सभ्यता का काल या वैदिक काल सबकी जो आर्थिक जो जीवन के बारे में देख चुके हैं कि उस काल में कैसी आर्थिक गतिविधियां हुआ करती थी। तो उसी के तहत हम देखते हैं कि संगम काल में भी जो आर्थिक क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो थे कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य। इन सभी का भी हम इसी में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि की। आपको पता है कि भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। इसी कारण उस काल में भी आजीविका का जो प्रमुख साधन था वो क्या था? कृषि था। और उस काल में जो अगर हम संगम साहित्य पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस काल की जो भूमि थी वो अत्यंत उर्वर थी, अर्थात उपजाऊ थी, और इसीलिए पर्याप्त मात्रा में कृषि की जाती थी। कृषकों को वल्लाल कहा जाता था और वल्लाल वर्ग दो हिस्सों में विभाजित था। एक जो संपन्न कृषक वर्ग जिसके पास अपनी भूमि होती थी उसको बोलते थे वेलारस, अर्थात जो बड़े किसान होते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का भाग इन्हीं के पास होता था। ये लोग खुद कृषि नहीं करते थे, अपितु दूसरों से जो कृषक मजदूर होते थे उनसे कृषि करवाते थे। दूसरा जो वर्ग था वो कृषक मजदूरों को था, जो बेचारे गरीब के वर्ग वाले लोग होते थे, इनके पास अपनी खुद की भूमि नहीं होती थी, और ये जो ऊपर वाला वर्ग मैंने आपको भी बताया बेलारस, इनकी भूमि पर ये लोग क्या करते थे? खेती करते थे। इसके अलावा जो निम्न वर्ग की स्त्रियां थी वो भी कृषि का कार्य करती थी। इसके अलावा अगर हम पैदावार में देखें तो देखते हैं कि उस काल में चावल, नारियल, कटहल, काली मिर्च, हल्दी, गन्ना आदि की पैदावार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसके अलावा संगम काल में कृषि के लिए सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था भी कर रखी थी। सरकार के द्वारा नहरों, तालाबों का प्रबंध भी करवाया जाता था, और अगर कोई व्यक्ति इन जो राजकीय नहरों या तालाबों से कृषि में सिंचाई करता था तो उसे अलग से, उस किसान से अलग से कर वसूल किया जाता था। पर अगर पूरे काल का अध्ययन देखें तो हम पता चलता है कि इस काल में जो संगम काल था वो इस धन धान्य से परिपूर्ण था, अर्थात कृषि उपज भी अच्छी मात्रा में होती थी क्योंकि भूमि भी उपजाऊ थी और संसाधन भी अधिक थे। अब हम बात करेंगे दूसरा जो महत्वपूर्ण आर्थिक विकास में या आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार होता है उद्योग धंधों की। तो अगर हम देखें तो संगम काल के लगभग सभी प्रकार के कुटीर उद्योग धंधे प्रचलित थे और वो उन्नत अवस्था में भी थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस काल में सूती और रेशमी वस्त्रों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। संगम साहित्य में ये वर्णन है कि कहा गया है कि जो सूती वस्त्र थे वो इतने महीन या इतने क्वालिटी के थे कि वे सांप के केचुली के समान महीन होते थे, और इनकी कताई इतनी अच्छी होती थी कि धागे आंखों से दिखाई ही ना पड़े, अर्थात बहुत ही सुंदर बारीक कपड़े उस काल में बनाए जाते थे। बुनाई का जो कार्य था अधिकतर स्त्रियां ही करती थी, और उरयूर महत्वपूर्ण स्थान था किसका? कपड़े के व्यापार का। ये शहर बहुत फेमस था। इसके अलावा गन्ने से शक्कर बनाने का उद्योग भी उस काल में प्रचलित था। ताड़ का रस तैयार करना किया जाता था, अर्थात ताड़ी बनाई जाती थी। बढ़ईगिरी, आपको पता है लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई कहलाते हैं। रस्सी बनाने का उद्योग, अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग, स्वर्णकार जो सोने का कार्य करते हैं, चर्म उद्योग जो चमड़े का कार्य करते हैं। इसके अलावा नमक बनाने का उद्योग और भवन निर्माण उद्योग, ये सभी उद्योग उस काल में हम पाए जाते हैं जिसका वर्णन संगम साहित्य में मिलता है। अब हम बात करेंगे व्यापार वाणिज्य की। तो हम देखते हैं कि उस काल का जो व्यापार वाणिज्य था वो उन्नत अवस्था में था। व्यापार को हम देख सकते हैं कि आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार अर्थात विदेश व्यापार दोनों ही बहुत अच्छी मात्रा में उन्नत थे। जो समुद्री मार्गों से भी व्यापार किया जाता था, तो समुद्रों में जो लाइट हाउस अर्थात प्रकाश स्तंभ बनाए जाते थे ताकि जो समुद्र में जहाज है उनका एक मार्ग निर्धारित हो सके। बंदरगाहों पर मस्तूलों पर झंडे लगे हुए व्यापारिक जहाज इकट्ठे हुआ करते थे। इसके अलावा नीरा, तोंडी, मुशीरी, कोरकही, कुहुर
नेलिसिंडा आदि प्रमुख बंदरगाह हमें उस काल में देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि उस काल में क्या क्या सामग्री निर्यात की जाती थी। तो हम देखते हैं कि काली मिर्च, सूती वस्त्र, मलमल, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत, मोती, हीरे, नीलम, कीमती पत्थर आदि की मात्रा में, बहुतायत मात्रा में क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। इसके अलावा अगर हम आयात की बात करें, जो दूसरे देशों से हमारे पास सामान आता था वो था कांच का सामान, मूंगा, शराब, सोना, चांदी, तांबा, सिक्के आदि। इन सब चीज़ों का आयात होता था। व्यापारी वर्ग को उस काल में वैनिगर कहा जाता था। व्यापारियों के पास प्राय 2 मंजिले भवन हुआ करते थे, जिसमें नीचे की मंजिल में वो लोग गोदाम का काम में लेते थे, उसको गोदाम के रूप में, और ऊपरी मंजिल उनके क्या थी, उनके आवास का काम आती थी। उस काल के जो हम पुरातात्विक साक्ष्य देखते हैं तो देखते हैं कि तत्कालीन नगर अरिकामेडु वो व्यापार का प्रमुख केंद्र था। मुजिरिस, पुहार और अरिकमेडु की खुदाई में हमें रोमन सम्राट ऑगस्टस और रिवेरियस के मुहर के सोने और चांदी के सिक्के भी मिले हैं। इसके अलावा जो पेरिप्लस का लेखक है, जिसने 75 ईस्वी के आसपास का वर्णन किया है, उसने भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार का विवरण भी दिया है, और उसने भारत से बाहर जो वस्तुएं भेजी जाती थी उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। इस प्रकार इस काल में जो व्यापारिक कारवां था उसका नेतृत्व करने वाले स्थल सातवाह को मासात्रुवान और समुद्री सातवाह को मानमिकम कहा जाता था। और इसके अलावा तमिल राज्यों में आपस में जो आंतरिक व्यापार था वो भी काफ़ी उन्नत अवस्था में था। आंतरिक व्यापार में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का शुल्क वसूल किया जाता था। तो हम देखते हैं कि ये जो अपन बात कर रहे हैं संगमकालीन अर्थव्यवस्था की, तो हम देखते हैं कि कृषि, व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधे तीनों ही उचित मात्रा में प्रचलित थे, उन्नत अवस्था में थे, और इसी कारण भारत का जो व्यापार था वो रोम, यूनान जैसे देशों से भी होता था। अब हम बात करेंगे उस काल के सामाजिक जीवन की, अर्थात समाज की स्थिति कैसी थी, सामाजिक वर्ग किस प्रकार से विभाजित थे, इसमें हम देखेंगे। तमिल साहित्य में कहीं भी वर्ण व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता है। जो आर्य क्षेत्रों में अर्थात उत्तर भारत में जो चतुर्वर्ण की बात की गई है, तो तमिल साहित्य में कहीं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों का उल्लेख नहीं मिलता है, अपितु वहाँ एक दूसरे तरह का विभाजन हमें देखने को मिलता है। जैसे वन और उसके आसपास की भूमि मूलई कहलाती थी, और उस भूमि के निवासी करने वाले अयार कहलाते थे। दूसरी जो श्रेणी की भूमि थी वो पहाड़ों और उसके आसपास की थी, उसे कुरंजी कहकर पुकारा गया है, और यहाँ जो निवास करने वाले व्यक्ति थे उनको क्या कहा जाता था, कुरवास कहा जाता था। जो तीसरी श्रेणी की जो भूमि थी वो मरुदम कहलाती थी, और यहाँ के निवासी क्या कहलाते थे, वेलारस। चौथी तरह की जो भूमि थी वो समुद्र तट कहलाती थी, और इस क्षेत्र के निवासियों को मीनावर कहा जाता था। पांचवी भूमि रेतीली भूमि थी, और यहाँ के निवासी मोरावर कहलाते थे। अर्थात क्षेत्र विशेष के आधार पर जातियों के नामों का निर्धारण इस काल में किया गया था। इसके अलावा हम समाज को सुविधा की दृष्टि से तमिल समाज को 5 वर्गों में विभाजित करके देख सकते हैं। आपको पता है पहला वर्ग जो था वो ब्राह्मण था। ये ऋषि जो वर्ग अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, यज्ञ अनुष्ठान का कार्य करते थे, और इनका जीवन नैतिकतापूर्ण होता था, और इस जाति को अंडानार भी कहा जाता था। दूसरी थी आरासार। जो आरासार थे वो राज परिवार से जुड़े हुए लोग थे, संबंधित थे, और राजनीतिक दृष्टि से इनका काफ़ी महत्व हुआ करता था। तीसरा था वनीगर। वनीगर व्यापारी वर्ग को कहा जाता था। आंतरिक और बाह्य व्यापार का संचालन वनीगर वर्ग भी करता था। चौथा वर्ग था वल्लाल। जो वल्लाल थे ये जो अभिजात्य वर्ग के भूस्वामियों को वल्लाल कहा जाता था। इसके अलावा इनको उड़ान डोर भी कह के पुकारा गया है तमिल साहित्य में। इनका राज परिवारों से वैवाहिक संबंध होता था, और उच्च पदों पर ये आसीन होते थे। इसके अलावा वेलार वर्ग होता था, वो भूमिहीन तथा निम्न श्रेणी के किसान मजदूर वर्ग को वेलार कहा जाता था, और ये लोग जो संपन्न वर्ग के किसान थे उनके खेतों में खेती का कार्य करते थे। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार जो समाज था वो मोटे रूप में इन वर्गों में विभाजित
था। व्यवसाय का आधार विभिन्न वर्गों की, जो विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति हुआ करती थी, जिस वर्ग में जिस भौगोलिक स्थिति में वो लोग रहते थे उसी प्रकार का वो लोग कार्य करते थे। कुम्हार का काम, लुहार का काम, बढ़ई का काम आदि करने वालों को उनके अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा इस काल में दास प्रथा का प्रचलन भी था। युद्ध में समय जो शत्रु पक्ष के लोग जो पकड़े जाते थे उनको दास बना लिया जाता था और इन लोगों को जितने भी सार्वजनिक निर्माण के कार्य होते थे उनमें लगाया जाता था। दासों के साथ सामान्यतः जो व्यवहार था वो इतना कठोर नहीं था, अर्थात उनके साथ उदार व्यवहार किया जाता था। अब हम बात करेंगे उस काल की स्त्रियों की स्थिति की। अब तमिल समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसके बारे में जो तमिल साहित्यों में वर्णन किया है वो विरोधाभासी है। कुछ जो साहित्य हैं उनमें लिखा गया है कि स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी स्वतंत्र थी, लेकिन कुछ में वर्णन ऐसा मिलता है कि स्त्रियों को पुरुषों से निम्न समझा जाता था, कि ना तो उन्हें संपत्ति का अधिकार था, ना उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था। फिर भी अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि उस काल में स्त्रियों को कुछ रूप में स्वतंत्रता मिल गई थी। खेतों में निम्न वर्ग की स्त्रियां अच्छे से बाहर रह के कार्य करती थी। इसके अलावा अनेक सामाजिक और धार्मिक समारोह में स्त्रियां पुरुषों के साथ नृत्य भी करती थी और उनमें पार्टिसिपेट भी करती थी। इसके अलावा लड़कियों को शिक्षा भी दी जाती थी, लेकिन शिक्षा में अधिकतर संगीत और नृत्य की शिक्षा पर ही ध्यान दिया जाता था। कई महिलाएं काव्य सृजन का भी कार्य करती थी। जैसे उस काल की एक प्रमुख महिला विख्यात है अवियार नाम की, जो एक कवयित्री थी। इसके अलावा नच्चेलिमनिमर नाम की भी एक कवयित्री महिला हुई है। इसके अलावा हमें संगम काल में गणिकाओं और नर्तकियों का भी वर्णन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे उस काल में विवाह की स्थिति कैसी थी। तो इस काल में भी उत्तर भारत की तरह अर्थात वैदिक साहित्य की तरह ही 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम में हमें मिलता है। इसमें परंतु सामान्यतः वहाँ 2 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। एक था जो आपका प्रेम विवाह होता है, उसे कलावू कहा जाता था, जिसमें जो स्त्री और पुरुष थे वो धार्मिक परंपराओं का अनुसरण न करके अपने आप शादी कर लेते थे। और दूसरा विवाह था कारपू, जिसमें माता पिता द्वारा तय किए गए रिश्ते में ही विवाह किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें सती प्रथा की, तो हमें देखने को मिलता है कि तमिल साहित्य में सती प्रथा का काफ़ी जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें यह है कि उसमें न तो किसी स्त्री को सती के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और न ही किसी को जोर जबरदस्ती सती करवाया जाता था। संगम काल में स्वेच्छा से जो सती होने वाली स्त्रियां हैं उनके बारे में अनेक कविताएं लिखी गई हैं, क्योंकि जो स्त्रियां सती नहीं हो पाती थी या सती नहीं होती थी, उनका जो वैधव्य का जीवन था वो बहुत ही अधिक दयनीय था। उनके बाल मुंडवा लिए जाते थे, उनके आभूषण निकलवा लिए जाते थे, उनका भोजन भी बहुत ही सादा होता था, उनको भूमि पर शयन करना, लोगों के समाज से दूर हटकर रहना, ये सभी चीज़ें उनको सहन करनी पड़ती थी। इसीलिए अधिकांश जो स्त्रियां थी वो बहुत सारी स्त्रियां सती को अपना कार्य को अपना प्रेफर करती थी। अब हम बात करेंगे उस काल के आवास की, तो हम देखते हैं कि संगम काल में जो संपन्न लोग थे उनके आवास तो ईंट और चूने के बने होते थे, जबकि सामान्य लोगों के मकान कच्ची मिट्टी के बने होते थे। इसके अलावा जो बड़े बड़े मकान होते थे, 2 मंजिले मकान भी बनाए जाते थे, और इनमें जो बड़े मकान होते थे उनमें धातु की प्लेट की छतें डाली जाती थी। अभी तो जो गरीबों के मकान होते थे उनमें घास फूस की छतें डाली जाती थी। जो बड़े मकान होते थे उनमें दीवारों पर पशु पक्षियों देवताओं के चित्र बनाए जाते थे, घरों में उद्यान लगे होते थे, कृत्रिम फव्वारे, सभी राष्ट्रीय ठाट बाट उनमें हुआ करते थे। लेकिन जो गरीबों के घर होते थे वो कच्चे होते थे और उन्हें गोबर से लिपा जाता था। इसके बाद हम बात करें अगर खान पान की, तो हम देखते हैं कि संगम काल में चावल का प्रयोग अधिक था। इसके अलावा ज्वार बाजरा भी उस काल में खाया जाता था। इसके अलावा मांसाहार का प्रचलन काफ़ी था। आपको पता है कि तमिल प्रदेश समुद्र तटीय प्रदेश है, तो मांस का प्रचलन काफ़ी था। इसमें जानवरों का मांस, सुअर का मांस, कछुओं और विशेषकर मछली का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। इसके अलावा संगम साहित्य में मुन्नीर नामक एक मादक पदार्थ का भी उल्लेख मिलता है, जिसे नारियल के दूध, ताड़ के रस और गन्ने के रस से मिलाकर बनाया जाता था। मादक पदार्थों में ही ताड़ी पीने का प्रचलन भी उस काल में काफ़ी मात्रा में था। इसके अलावा विदेशी शराब
तंबाकू पीने का प्रचलन भी हमें संगम साहित्य में या संगम काल में मिलता है। संगम काल में एक महत्वपूर्ण जो शौक था लोगों का खाने का, वो था जो सुपारी वाले पान। इसका प्रचलन काफ़ी मात्रा में संगम काल में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे वेशभूषा और श्रृंगार की। तो हम संगम काल में सूती और रेशमी कपड़े दोनों का प्रयोग किया जाता था। निर्धन लोग जो थे वो बेचारे नारियल और खजूर के पत्तों का प्रयोग भी वस्त्रों के रूप में करते थे। स्त्रियां साड़ी जैसा एक बड़ा वस्त्र पहनती थी और इसके अलावा जो आभूषण थे वो स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। सुगंधित इत्र तेल का प्रयोग भी उस काल में किया जाता था। इसके अलावा पशुओं के चर्म से जूते बनाए जाते थे, इनका प्रयोग भी महत्वपूर्ण रूप से होता था। अब बात करेंगे हम मनोरंजन की। तो उस काल में विविध प्रकार के मनोरंजन के साधन प्रचलित थे, जैसे अनेक प्रकार के संगीत सम्मेलन आदि का प्रयोग, नृत्य सम्मेलन आदि का आयोजन किया जाता था। इन्हीं के अलावा जो मनोरंजन के साधनों के रूप में बालू के घरौंदे बनाना, मुष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध, शिकार, पासों का खेल, गोलियों का खेल, सैर सपाटा आदि भी इस काल में किए जाते थे। जो गायकों नृत्यों के दल भी हुआ करते थे जो स्थान स्थान पर घूमकर लोगों का मनोरंजन करते थे। इसके अलावा वाद्य यंत्रों में कई प्रकार के ढोल और याल, बांसुरी आदि का उल्लेख भी हमें संगम साहित्य में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे मृतक संस्कार की। तो हम देखते हैं कि संगम युग में जो मृतक संस्कार की दो विधियां प्रचलित थीं, एक दाह संस्कार अर्थात मरने के बाद लाश को जलाना, और दूसरा दफनाना अर्थात भूमि में खड्डा खोदकर उसको दफनाना। ये दोनों तरह के संस्कार उस काल में किए जाते थे। अब बात करेंगे हम कला साहित्य की। तो हम संगम काल में जो कला साहित्य की बात करें तो हम देख चुके हैं उस काल में नृत्य और संगीत का काफ़ी मात्रा में प्रचलन था। करिकाल के शासनकाल में कला के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति हुई, क्योंकि वह स्वयं भी कला का महत्वपूर्ण रूप से ज्ञाता था या पारखी था। इस काल में चित्रकला में भी प्रगति देखने को मिलती है, क्योंकि हमने भी बताया कि जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग थे या राजशाही परिवार के लोग थे, उनके मकानों की दीवारों पर अनेक देवी देवताओं और पशुओं के सुंदर चित्र उकेरे जाते थे। अभी तो हम देखते हैं कि संगम काल की अनेक रचनाएं नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद जो रचनाएं की गई हैं उनमें उनका उल्लेख मिलता है। और जो संगम साहित्य में सबसे अधिक जो सम्मानित जो ग्रंथ है वो तिरुकुरल है, और जिसकी रचना किसने की? विश्वविख्यात विद्वान तिरुवल्लुवर ने की थी। इसके अलावा शिल्पादिकरम और मणिमेखलाई आदि तमिल साहित्य की रचना भी इसी काल में मानी जाती है। अर्थात हम देखते हैं कि इस काल में कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से उन्नति हुई। अगर हम बात करें उस संगम काल के धार्मिक जीवन की, तो हम देखते हैं कि उस काल में जो धार्मिक जीवन था उस पर वैदिक प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से दिखलाई पड़ता है। उत्तर भारत की जो अनेक कहानियाँ हैं, पौराणिक कहानियाँ, आख्यान हैं, सामाजिक प्रथाएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति भी हमें संगम युग के धार्मिक जीवन में देखने को मिलती हैं। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री का तो यहाँ तक मानना है कि तमिल प्रदेश में वैदिक धर्म और आर्य सभ्यता का काफ़ी मात्रा में प्रसार हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि बहुदेववाद। आपको पता है बहुदेववाद का मतलब होता है कि बहुत सारे देवी देवताओं को मानना। तो संगम काल में जो तमिल प्रदेश था उसमें बहुदेववाद का प्रचलन था। वे जो लोग थे संगम काल के, वे अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। मुरुगन या सुब्रमण्यम उनका एक प्रमुख देवता था और तमिल कविताओं में उसकी बार बार चर्चा की गई है। शिव के कई रूपों की पूजा की जाती थी। दक्षिण में शिव और पांड्य राजा की पुत्री मीनाक्षी के विवाह की एक दंत कथा भी प्रचलित थी, और इंद्र की भी पूजा की जाती थी। और उसकी इंद्र की पूजा के लिए प्रतिवर्ष कावेरी के तट पर एक मेले का आयोजन भी किया जाता था। इसके अलावा बाद के काल में ब्रह्मा, विष्णु, बलराम, कृष्ण की पूजा भी होने लगी। मणिमेखले में भी सरस्वती मंदिर की चर्चा की गई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस काल में सरस्वती पूजा भी की जाती थी। यज्ञ आदि का प्रचलन भी उस काल में वहाँ था। इसके अलावा संगमकालीन जो रचनाएं हुई हैं उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि उस युग में वैष्णव और शैव भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका था। अगस्त्य, कौंडिन्य आदि ऋषियों का दक्षिण के धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, और वैदिक युग में जो यज्ञ और कर्मकांड होते थे वो वहाँ भी दक्षिण भारत में भी कि वैसे ही हुआ करते थे।
धार्मिक कृत्यों एवं उपासना पद्धतियों को स्थानीय तत्वों का सम्मिश्रण करके जीवित रखा गया। स्त्री एवं पुरुष तुलसी की पूजा करते थे और शाम को मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भी जाते थे। इसके अलावा संगम युगीन लोगों का पुनर्जन्म में भी विश्वास था और पुनर्जन्म वे मानते थे कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सत्कर्म का रास्ता ही अपनाना चाहिए। तमिल राजाओं ने भी ब्राह्मण धर्म को पर्याप्त संरक्षण दिया था। और देखते हैं कि अति प्राचीन काल में संगम युग की जो सभ्यता संस्कृति थी उसने भारत की एक मिलीजुली संस्कृति का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम इस टॉपिक में देख चुके हैं कि जो संगम काल का जो समाज था अपितु वो जो उत्तर भारत के चतुर्वर्ण की तरह विभाजित नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें और भारतीय उत्तरी भारत के समाज में हमें कुछ कुछ समानताएं देखने को मिलती है। और अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो देखते हैं कि उत्तर भारत में जिस प्रकार देवी देवताओं की पूजा उपासना होती थी, जिन देवताओं की उपासना होती थी, उन्हीं से मिलते जुलते देवता दक्षिण भारत के थे और उनकी वहाँ पूजा उपासना और यज्ञ याजन उसी विधि से किया जाता था। यद्यपि इसमें कुछ स्थानीय विधियाँ भी थी, लेकिन उनमें हमें कुछ मौलिक समानता देखने को मिलती है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।